इसमें पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके। भाषा विज्ञान का सूत्रपात। भाषा विज्ञान का आविर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ, विशेषकर 19वीं सदी में। पूर्व युग में विद्वानों ने व्याकरण लिखा तो किसी एक भाषा का। उस समय उनका एक से अधिक भाषाओं से वास्ता भी शायद नहीं पड़ता था। अध्ययन के क्षेत्र आधुनिक युग में दो नई बातें सामने आई। एक और देश या समुदाय का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा और भाषाएं जानने के अवसर बढ़े और सीखने की आवश्यकता बढ़ी, तो आधुनिक युग में बोलचाल की भाषाओं को पुरानी भाषाओं से अधिक महत्व मिला और उनके व्याकरण लिखने की आवश्यकता हुई। लेकिन आधुनिक भाषाओं के व्याकरण लिखने की कोई परंपरा न होने के कारण पुरानी भाषाओं के व्याकरण को ही आधार बनाया गया। पहली बात से तुलनात्मकता और दूसरी आधार पर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ हुआ। कलकत्ता दूसरी बात से वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जब भारत की राजधानी थी, वहाँ के उच्चतम न्यायालय में 1783 सर विलियम जोन्स, जो 1746 से 94 तक उनका कार्यकाल था, नामक जज नियुक्त हुए थे। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी के उद्देश्य से बड़ी कठिनाइयों का और पंडितों के विरोध का सामना करते हुए संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। यह अध्ययन भाषा विज्ञान के सूत्रपात का आधार बना। उन्होंने देखा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में ध्वनि, शब्दावली और रूप रचना की दृष्टि से बहुत साम्य है, जिसके संदर्भ में यही सोचा जा सकता है कि ये तीनों भाषाएं किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक अध्ययन के दो आधार हो सकते हैं। हम किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास में हुए परिवर्तनों को समझ सकते हैं। भाषा के आंतरिक जैसा हिंदी में सत्य से सच और सच बना, तो उसी तरह से फिर अद्य से आज, संध्या से सांझ और फिर विद्युत से बिजली। भाषा के आंतरिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए लिखित आधार की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न कालों में उस भाषा के रूपों के अध्ययन में हम परिवर्तन की दिशा को समझ सकते हैं। इसी अध्ययन को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जैसे किस तरह से भाषा जो है उसका शब्दों का विकास हुआ। तुलनात्मक अध्ययन का आधार दो भाषाओं में ध्वनि, रूप आदि स्तरों पर संबद्धता है। जैसे हिंदी और पंजाबी के मिलते जुलते शब्द देख सकते हैं। हिंदी में जैसे सात बोलते हैं तो पंजाबी में सत्त। काम बोला जाता है हिंदी में, तो कम बोला जाता है पंजाबी में। हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हाथ, तो पंजाबी में बोला जाता है हथ। हिंदी में बोलते हैं पाँच, तो पंजाबी बोलते हैं पंच। फिर उसके बाद पढ़ते हैं भाषाओं का वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा में कई भाषाएं हैं। उत्तर में हिंदी, बंगला, पंजाबी, गुजराती आदि। दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। पूर्व में खासी, मणिपुरी आदि। गहन अध्ययन के बाद भाषा वैज्ञानिक इन्हें चार भाषा परिवारों में बांटते हैं, जैसे भारोपीय परिवार, यूरोपियन भाषाएं और भारत ईरानी भाषाएं। फिर उसका भी तीन रूप है। उसके बाद द्रविड़, भारत ईरानी का तीन रूप है। ईरानी वर्ग दरद, जिसमें कश्मीरी है। भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी, गुजराती, नेपाली आदि। फिर द्रविड़ भाषा परिवार, उत्तरी शाखा, तो द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़क, गोंडी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुकु, कोडगु आदि। ऑस्ट्रिक परिवार, खासी, मुंडा भाषाएं, ठीक है। उसके बाद चीनी तिब्बती परिवार, मिजो, नागा भाषाएं, मणिपुरी, नेवारी आदि। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? निम्नलिखित मूल तत्व प्राय समान होते हैं। आधारभूत शब्दावली, ध्वनियाँ, ध्वनि की संबद्धता, लिपि, रूप, स्पर्शर्ग। भिन्न परिवारों की भाषाओं में इन तत्वों में लगभग कोई समानता नहीं मिलती। एक परिवार में विभिन्न शाखाओं में समान तत्व या संबद्धता के स्थल कम होते हैं। भारोपीय परिवार, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, संस्कृत आदि। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व की भाषाओं को 10 प्रमुख परिवारों में बांटा है। भारोपीय परिवार में हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, संस्कृत आदि। द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, चीनी तिब्बती में चीनी भाषा, मलय, पालिनेशियन
मलय भाषा भारत की ऑस्ट्रिक भाषा है। सामी हामी अरबी हिब्रू उत्तर अफ्रीकी भाषाएं, दक्षिण अफ्रीकी में बांटू आदि, जापानी कोरियन, फिर यूरल अल्टाइक अमेरिकी भाषाएं। इसके बाद इस वर्गीकरण में कई मतभेद हैं। भाषाओं जैसे आकृति मूलक वर्गीकरण, भाषाओं को संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जिसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। अयोग्यात्मक भाषाओं को अयोगात्मक और योगात्मक पहले बांटा गया है। उसके बाद अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट है। फिर श्लिष्ट को बांटा गया है संश्लिष्ट और विश्लिष्ट में। जो संश्लिष्ट में संस्कृत और विश्लिष्ट में हिंदी आती है। ध्वनि परिवर्तन और नियम, भारोपीय परिवार की भाषाओं में ध्वनियों की संबद्धता, कुछ ध्वनि परिवर्तन बड़े ही व्यवस्थित ढंग से विश्लेषित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के व्यंजन और अंग्रेजी के व्यंजनों में नियमित रूप से बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे महाप्राण से अल्प प्राण, तो इसमें भा है, जैसे संस्कृत में भ्राता, तो वैसे अंग्रेजी में वो हो जाता है ब्रदर। घोष से अघोष, दंत से होता है तीत। उसके बाद स्पर्श से संघर्षी, तो माता होती है, पिता होते हैं। इंग्लिश में हो जाता है मदर और फादर। ग्रीम नामक जर्मन भाषा वैज्ञानिक ने एक भाषा की ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं में बदल जाती है, उनके विचारों को ग्रीम नियम की संज्ञा दी जाती है। तुलनात्मक अध्ययन के सिलसिले में विद्वानों ने बहुत सी भाषाओं के अतिरिक्त ध्वनि परिवर्तनों के ऐतिहासिक भाषाओं के आंतरिक ध्वनि परिवर्तनों के ऐतिहासिक क्रम संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। सहज ही वे प्रस्तुत सामग्री के आधार पर भाषाओं के ऐतिहासिक विकास, ध्वनि, अर्थ आदि में परिवर्तन तथा परिवर्तन के कारण आदि में रुचि लेने लगे। इससे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का श्री गणेश हुआ। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भाषा में होने वाले परिवर्तनों का एहसास, कालक्रम के साथ भाषा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसकी तुलना नदी के प्रवाह के साथ की जाती है। हिंदी का अस्तित्व नित्य है, लेकिन उसकी स्थिति और स्वरूप में बराबर परिवर्तन होता है। भाषा में परिवर्तन का अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान वैसे तो एक ही भाषा के इतिहास और उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाएं जो हैं, इस बात की भी संभावना की जा सकती है कि ये भाषाएं किसी एक मूल भाषा से परिवर्तनों के कारण अलग हुई हो। परिवार की सभी भाषाओं के इतिहास क्रम से हम संभवतः अनुमानित रूप से उस पूर्ववर्ती भाषा का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जिसका कोई प्रमाण या ऐतिहासिक प्रलेख उपलब्ध नहीं है। इस अध्ययन की शाखा को पूर्व रूप निर्धारण की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर भाषा वैज्ञानिक की भारोपीय परिवार के संदर्भ में किसी प्राक भारोपीय भाषा की कल्पना करते हैं, उसके स्वरूप का निर्धारण करते हैं और उससे संस्कृत आदि भाषाओं के ऐतिहासिक क्रम का अनुमान करते हैं। भाषा के पूर्व रूपों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान ने कई प्रवृत्तियों का विकास भी किया है। शब्दावली सांख्यिकी इसी प्रकार का साधन है जो भाषाओं के अलग होने के समय को ठीक से बताने का दावा करता है। हम जानते हैं कि भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन कम ही होते हैं और शब्दों की तुलना से उन्हें ढूंढा जा सकता है। इसी तरह भाषा के आधारभूत शब्दों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 1000 वर्ष में आधारभूत शब्दावली में लगभग 1.5 शब्द बदल सकते हैं। इस तरह दो भाषाओं की आधारभूत शब्दावली में अंतर के आधार पर उनके अलगाव की गणना की जा सकती है। यूरोपीय भाषाविदों ने गणना की है कि अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं पहले एक थी और आज से लगभग
16 साल पहले ईस्वी 400 के आसपास अलग हुई। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के और भी कई अनुप्रयोग हैं। हम भाषा के क्रमिक विकास का इतिहास लिख सकते हैं। इस अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं को शब्दकोश में समाविष्ट कर सकते हैं। भाषा का इतिहास पूर्ववर्ती साहित्य के अध्ययन के लिए भी आवश्यक है। भाषा परिवर्तन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य है। भाषा परिवर्तन, भाषाएं प्राणी की तरह जीवंत व्यवस्थाएं, जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, विकास करती हैं और अस्तित्वहीन भी हो जाती हैं। जिस तरह जीवित प्राणी में परिवर्तन अवश्यंभावी है, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होते हैं। ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिभाषा के विकास का सबसे प्रमुख अभिलक्षण, भाषा में नई ध्वनियाँ आ जाती हैं, पुरानी ध्वनियाँ खत्म हो जाती हैं, नए संयुक्ताक्षर बनते हैं या पुराने संयुक्ताक्षर टूटते हैं। भाषा के इतिहास से ही हमें इन परिवर्तनों के बारे में पता चलता है। संगम, इसमें दो ध्वनियाँ मिलकर जैसे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं निम्न प्रकार से हैं। संगम, तो इसमें दो ध्वनियाँ मिलकर एक हो जाती है, जैसे हिंदी में श तथा श का उच्चारण एक हो गया है। विच्छेद, इसमें एक ध्वनि परिवर्तन के कारण दो ध्वनियों में बदल जाती हैं। हिंदी में जैसे ड का विकास के कारण र और ड़ दो ध्वनियाँ अस्तित्व में आई। आगम, इसमें शब्द के आदि, मध्य या अंत में स्वर या व्यंजन का आगम होता है, जैसे स्टेशन, स्टेशन, शर्म, स्टेशन, सटेशन, लिस्ट, लिस्टू, जैसे तेलुगु में बोलते हैं लोप। इस शब्द के आखिर, मध्य या अंत में स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है। अंग्रेजी में कमांड, कमान, हिंदी में कमान। अढ़ाई, ढाई, खरीदार, खरीदार। विपर्य, इसमें शब्द में आए दो स्वर या व्यंजन आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे लखनऊ, नखलऊ, पागल, पगला। फिर ये परिवेश पर आधारित ध्वनि परिवर्तन, जैसे मुकुट को मुकुट का हो जाता है, मुकट हो जाता है मुकुट का। फिर हस्त का हाथ, अष्ट का आठ, सत्य, सच, सांच। ध्वनि परिवर्तन सिर्फ उच्चारण को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि भाषा की ध्वनि व्यवस्था में भी परिवर्तन लाता है। इस व्यवस्था परिवर्तन में एक से अधिक परिवर्तन की दिशाएं काम करती हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण हैं उच्चारण की सहजता, अज्ञानी विदेशी भाषाओं की ध्वनियों का आगमन, विदेशी ध्वनियों के उच्चारण की अक्षमता आदि की ध्वनि परिवर्तन के अन्य कारण हैं। अर्थ परिवर्तन, भाषा में शब्दों के अर्थ में निरंतर परिवर्तन होता है। अर्थ परिवर्तन के कई कारण हैं। पुंगव एक युग में पंडित ज्ञानी के अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन ढोंगी विद्वानों के लिए मजाक में इस शब्द का प्रयोग हुआ तो पोंगा ध्वनि परिवर्तित रूप में अविवेकी व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। हम सामाजिक व्यवहार में अमंगल सूचक या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उनकी जगह भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। मरना के लिए स्वर्ग सिधारना। उसके बाद चेचक की बीमारी को शीतलता कहना। मल विसर्जन के लिए नित्य क्रम शीतला कहना, और मल विसर्जन के लिए नित्य क्रम या दिशा जानना या शौच जाना। शोभनीय तथा सभ्य अभिव्यक्ति के लिए अर्थ परिवर्तन की तीन प्रमुख दिशाएं। अर्थ विस्तार, इसमें शब्द के मूल अर्थ का विस्तार होता है। तेल का मूल अर्थ ये था तिल से प्राप्त तैल। अब हम इसका प्रयोग सभी तेलों के लिए करते हैं। आज पेट्रोल भी तेल कहा जाता है। कुश लाने में होशियार व्यक्ति, हर काम में निपुण व्यक्ति। स्याही, काली स्याही, सब रंगों की स्याही अब हो गई हो। इसके बाद फिर प्रवीण, बीना बजाने में कुशल, हर कार्य में कुशल। भाषा के मुहावरेदार प्रयोग अर्थ विस्तार के ही उदाहरण है। अर्थ संकोच,
मूल अर्थ से गुणकर सीमित अर्थ देता है। संस्कृत में मृग का अर्थ था प्राणी, जानवर। इसी अर्थ में हम सिंह को मृगराज कहते हैं। आज यह अर्थ सीमित ढंग से केवल हिरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में मीट खाद्य पदार्थ का अर्थ देता था, अब केवल मांस का अर्थ देता है। धान जो है अनाज चावल की फसल है। पहले धान जो था वो धान्य का अर्थ देता था, अब अनाज और चावल की फसल। अर्थादेश, इस शब्द का अर्थ है अर्थ बदल जाना। संस्कृत में दुहिता का अर्थ गाय दुहने वाली, अब यह पुत्री के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संस्कृत में असुर का अर्थ था देव, अब वह दानव का अर्थ देता है। राग का अर्थ प्रेम है, बंगला में वह क्रोध का अर्थ प्रकट करता है। संरचना परिवर्तन। संरचना परिवर्तन में रूप, पदबंध, वाक्य संरचना आदि सभी व्याकरणिक इकाइयों में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। संस्कृत ने हिंदी तक के विकास क्रम में संज्ञा, क्रिया आदि की रूपावलियों में व्यापक परिवर्तन हुए। आज भी भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। मुझे के स्थान पर मेरे को का प्रयोग, मैंने कह दिया है या मैंने कह रखा है के स्थान पर मैंने कहा हुआ है आदि परिवर्तनों के सूचक हिंदी में ही लगभग 100 साल पहले लेखक कहने नहीं पाया करने वही सकता का प्रयोग करते थे। आज कह नहीं पाया कर नहीं सकता परिवर्तन के उपरांत स्थिर हो चुके हैं। इसका सारांश है, आधुनिक युग में भाषा वैज्ञानिक के प्रादुर्भाव के पहले भाषिक अध्ययन का लक्ष्य था किसी भाषा का व्याकरणिक विश्लेषण। इस लक्ष्य की पूर्ति में भी पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे विख्यात व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। पाणिनि, पतंजलि तथा यास्क जैसे व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। पाणिनि, यास्क जैसे व्याकरणों ने संस्कृत भाषा के संदर्भ में दार्शनिक चिंतन किया और अर्थ की सत्ता, वाक आदि संकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा की। आधुनिक काल तक के ये कार्य भाषा विशेष तक सीमित रहे। आधुनिक युग में विश्व स्तर पर देश एक दूसरे के निकट आए और एक दूसरे की भाषाओं को जाना, भाषाओं की संबद्धता और परस्पर आदान प्रदान को जानने की रुचि पैदा हुई। इस रुचि के कारण भाषाओं की तुलना का कार्य शुरू हुआ, जिसे हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक परिवार की भाषाओं में ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य आदि इकाइयों में संबद्धता ढूंढने का यत्न करता है और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान की शुरुआत प्रारंभ में भारतीय परिवार की भाषाओं के संदर्भ में शुरू हुई, लेकिन बाद में विश्व के अनेक भाषाओं की संबद्धता के अध्ययन के फलस्वरूप भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण तुलनात्मक अध्ययन का उपयोगी परिणाम सिद्ध हुआ। परिवारों की संबद्धता उनकी रचना या आकृति पर आधारित होता है। एक परिवार की भाषा में रचना की कई विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इस तरह पारिवारिक वर्गीकरण से आगे भाषाओं की आकृति मूलक वर्गीकरण की स्थापना हुई। हम आज भी सार्वभौम व्याकरणों की तलाश में भाषाओं की संरचनाओं के समान तत्व ढूंढते। एक परिवार की भाषा मूल रूप से विकसित होकर तब अलग होती है जब उनमें अंतर बढ़ता है। इस अंतर का प्रमुख कारण यह है कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। आंतरिक और बाह्य कारणों से भाषा में परिवर्तन निरंतर होते हैं। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान तुलनात्मक भाषा विज्ञान का परिवर्तित रूप है, जो भाषा के परिवर्तन के क्रम को भाषा के इतिहास के रूप में देखता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भाषा के इतिहास क्रम को जानने के प्रयत्न में कुछ ऐसे उपादान भी ढूंढता है जो भाषिक अध्ययन को वैज्ञानिक ढंग से खोज का क्षेत्र बनाता है। भाषाओं में होने वाले परिवर्तन के आधार पर यह भाषा परिवार के पूर्व रूप का अनुमान कर सकता है और उसका पुनर्निर्माण कर सकता है। इसी तरह परिवर्तन के अनुपात का अंदाजा हो तो हम बता सकते हैं कि किस समय दो भाषाएं अलग हुई होंगी। इस तरह ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में भाषा के अध्ययन के
अन्य आयाम देता है। भाषा के वर्तमान स्वरूप के अध्ययन में भाषा विज्ञान की रुचि शताब्दी के आरंभ में जागी। भाषा वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि क्या एक सार्वभौम व्याकरण तैयार किया जा सकता है जो संसार की सभी भाषाओं के अध्ययन में सहायक हो। इस नई खोज की प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में लोगों की रुचि घटी और संरचनात्मक भाषा विज्ञान अस्तित्व में आया। अब पढ़ेंगे संरचनात्मक भाषा विज्ञान।